चलिए, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, हिंदी में बोलें अगर तो प्रकाश का प्रकीर्णन। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है, कोई बताएगा? स्कैटरिंग ऑफ लाइट कोई बताएगा क्या होती है? Splitting of light into its 7 component colors. अरे वो डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता है देवी जी। डेविएट हो जाना किसी लाइट को सर। क्या हो जाना बालक? सर डेविएट करना सर, डेविएटेड। डेविएट करना, वो जी तो सर। रिफ्रैक्शन होता है ना। नो सर, किसी सर डस्ट और गैस मॉलिक्यूल्स पे सब जो कोई लाइट स्ट्राइक करती है सर, वो तो डेविएट हो जाएगी सर, वो डेविएट हो स्कैटरिंग जाएगी। कहलाता है। ठीक ठीक, यहाँ पर शब्द डेविएट ना यूज करके आप यूज करिए स्कैटर। ठीक है, स्कैटर्ड हो जाएगी। तो होता ये है, जी सर। जैसे कुछ आप लोगों ने फिनोमेना सुनी होंगी डेली लाइफ की, पहले हम उनको लिख लेते हैं। जैसे एक आपने सुना होगा ब्लू कलर ऑफ स्काई। सन अपीयर्स रेड एट सनराइज एंड सनसेट, ये दो हो गए। और तीसरा, हाँ, क्लाउड्स अपीयर्स व्हाइट। चलिए देखिए, होता ये है कि जब सन से लाइट आती है, कहाँ से? सन से लाइट, सनलाइट। सनलाइट जो होती है वो होती है व्हाइट लाइट, वो होती है व्हाइट लाइट। और व्हाइट लाइट आप जानते हैं कि बनी होती है विबग्योर से। जब सनलाइट आती है और एटमॉस्फेयर के ऐसे किसी पार्टिकल से टकराती है, याद करिएगा ये इंपॉर्टेंट लाइन बोलने जा रहा हूं मैं, एटमॉस्फेयर के ऐसे किसी पार्टिकल से टकराती है जिसका साइज, ध्यान दीजिएगा यही इंपॉर्टेंट है, जिसका साइज लाइट की वेवलेंथ से छोटा हो, जिसका साइज लाइट की वेवलेंथ से छोटा हो, तो लाइट स्कैटर्ड हो जाती है। देखो, हम जिस स्कैटरिंग की बात कर रहे हैं फिलहाल वो है रैले स्कैटरिंग। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि अगर साइज छोटा ना हुआ तो स्कैटरिंग ना होगी, स्कैटरिंग होगी, लेकिन जो स्कैटरिंग हम पढ़ रहे हैं वो नहीं होगी, दूसरी हो जाएगी। तो रैले स्कैटरिंग के लिए क्या होना चाहिए कि जो साइज ऑफ पार्टिकल है, जो साइज ऑफ पार्टिकल बोल लीजिए या ऑब्स्टेकल बोल लीजिए, जो ऑब्स्टेकल का मतलब जो लाइट के रास्ते में आ रहा है, उसका साइज छोटा होना चाहिए किससे? वेवलेंथ ऑफ लाइट से। तो अगर ऐसा हुआ तो लाइट स्कैटर्ड होगी। अब स्कैटर्ड का मतलब ये नहीं कि व्हाइट लाइट आई तो व्हाइट लाइट ही स्कैटर्ड हो गई, इसीलिए मैंने कहा कि डेविएट शब्द का यूज मत करिए, क्योंकि डेविएशन अगर आप बताएंगे तो डेविएशन केवल एक चीज का होगा। जैसे जब आप पढ़ते थे रिफ्रैक्शन में, रिफ्रैक्शन में आप कहते थे कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, भटक जाती है। यहाँ पर क्या हो रहा है? स्कैटरिंग हो रही है, इसलिए स्कैटरिंग हो रही है। स्कैटरिंग का मतलब कि एक से ज्यादा हो गए, ठीक है ना, फैल गए। अब इसका मतलब ये है कि पहले तो लाइट ब्रेक होगी अपने कलर्स में। ये कलर्स में क्यों ब्रेक होगी? कलर्स में ब्रेक होती है प्रिज्म की वजह से, प्रिज्म तो यहाँ है नहीं। कलर्स में ब्रेक होगी कि रैले ने बताया कि जो स्कैटरिंग है वो इस लॉ को फॉलो करेगी, I प्रोपोर्शनल टू 1/λ की पावर 4। जो स्कैटरिंग होगी कब होगी? जब पार्टिकल का जो साइज है वो वेवलेंथ ऑफ लाइट से क्या हो? छोटा हो, तब स्कैटरिंग होगी। और वो इस तरह की स्कैटरिंग होगी जिसकी इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ वेवलेंथ। अब क्योंकि जो स्कैटरिंग है वो वेवलेंथ पे डिपेंड कर रही है,
जो स्कैटरिंग है वो वेवलेंथ पे डिपेंड कर रही है, और आप जानते हैं कि हर लाइट की वेवलेंथ क्या है, अलग अलग। जब हर लाइट की वेवलेंथ अलग अलग है तो हर लाइट की स्कैटरिंग भी अलग अलग होगी। इसलिए जो लाइट है वो क्या हो जाएगी, हर कलर के लिए अलग अलग स्कैटर्ड होगी। मतलब रेड कहीं और जा रहा होगा, ग्रीन कहीं और जा रहा होगा, ब्लू कहीं और जा रहा होगा, इस तरह भटकते भटकते ये लोग फैलेंगे। बात समझ रहे हैं? रैले स्कैटरिंग क्या है कि I प्रोपोर्शनल टू 1/λ⁴, यानी कि रैले ने ये बताया कि जिसकी वेवलेंथ यानी कि जिसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा उसकी स्कैटरिंग कम, जिसकी तरंग दैर्ध्य कम उसकी स्कैटरिंग ज्यादा। ये इक्वेशन जो लिखी है ये कब फॉलो होगी, जब साइज ऑफ पार्टिकल इज लेस देन हो वेवलेंथ ऑफ लाइट से। दो चीजें हैं, ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? अब बात आती है कि अगर जो आपका साइज ऑफ पार्टिकल है वो वेवलेंथ से क्या हो, जो वेवलेंथ से क्या हो जाए, मान लो बराबर है, बड़ा हो जाए या कुछ भी हो जाए, इस तरह की अगर कंडीशन है, मतलब ये फॉलो ना हो, ठीक है ना। अगर ये फॉलो ना हो तो होता ये है कि हम इस केस की बात कर रहे हैं, जब साइज ऑफ पार्टिकल इज ग्रेटर देन हो, क्या हो, ग्रेटर देन हो किससे, वेवलेंथ ऑफ लाइट से। तब होगा ये कि जो लाइट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। लाइट क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगी, यानी कि हर कलर बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहाँ क्या देखिए हो रहा है, यहाँ पर रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा तो उसका स्कैटरिंग सबसे कम, वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम उसकी स्कैटरिंग सबसे ज्यादा। अगर ये है तो अगर ये क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, तो सभी रंग क्या होंगे, बराबर बराबर स्कैटर्ड होंगे। मतलब जितना रेड उतना वॉयलेट, उतना इंडिगो, उतना ग्रीन। अब देखिए इस वाले पर रैले स्कैटरिंग पर बेस्ड है ये दोनों, और जो बाद में मैंने बताया जब साइज बड़ा हो जाए उस पर बेस्ड है ये। कैसे, देखिए, कह रहा है स्काई अपीयर्स ब्लू। जब एटमॉस्फेयर में सनलाइट इंटर हुई तो क्या हुई, एटमॉस्फेरिक पार्टिकल से स्कैटरिंग हुई। जो ब्लू लाइट थी, ब्लू लाइट की वेवलेंथ क्या थी, देखिए ये समझिएगा कि ये जो तीनों हैं, स्टार्टिंग के तीनों, ये तीनों कुल मिलाकर ब्लू हैं। भाई बेसिकली स्काई का कलर ब्लू नहीं होता ना, वो तो उसको क्या बोलते हैं, स्काई ब्लू बोलते हैं, आसमानी, ठीक है ना। यानी कि वो इनसे सबसे मिल के बना हुआ है, हल्का हल्का, तो पूरी तरीके से नीला थोड़ा ना होता है आसमान। लेकिन क्योंकि उसमें नीले का परसेंटेज ज्यादा है, मान लीजिए देखने में, तो हमने नीला बोल दिया। बेसिकली वो क्या है, इंडिगो और ब्लू के आसपास की कहानी है। तो होता ये है कि जब लाइट आई एटमॉस्फेरिक पार्टिकल से टकराई, तो ये शुरू के तीन हैं VIB, इनकी वेवलेंथ क्या है, कम, तो इनकी स्कैटरिंग वहां पर ज्यादा हो गई। जो आपकी ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड थे, ये एटमॉस्फेयर से कुछ और नीचे आ गए, एटमॉस्फेयर से कुछ और नीचे आए, इनकी स्कैटरिंग बाद में हुई, ज्यादा हुई, मतलब पहले कम हुई फिर धीरे धीरे समय के साथ बढ़ी। लेकिन जो ये ब्लू कलर वाले थे ये तुरंत क्या हो गए, स्कैटर्ड हो गए, ड्यू टू रैले स्कैटरिंग। क्योंकि इनकी वेवलेंथ कम थी, इनकी स्कैटरिंग क्या हो गई, पहले ही ज्यादा हो गई। इसलिए आसमान में जो कलर दिखाई देता है वो इन तीनों की वजह से ज्यादा दिखाई देता है, क्योंकि ये ऊपर ही खत्म हो जाते हैं, ऊपर ही ये पूरी तरीके से स्कैटर हो जाते हैं, नीचे तक ज्यादा नहीं आ पाते। तो आसमान में ही खत्म हो गए तो आसमान में इन्हीं का कलर दिखाई देता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? यस सर। दूसरा कह रहा है सन अपीयर्स रेड एट सनराइज एंड सनसेट। अब मान लीजिए कि आप यहां खड़े हैं, सनराइज हो रहा है यहां पर, सनसेट हो रहा है यहां पर, और दोपहर में सन होता है आपके सर के ऊपर। ये है सनराइज, ये है मान लीजिए सनसेट। होता ये है कि एट द टाइम ऑफ सनसेट एंड सनराइज, मतलब सूर्योदय और सूर्यास्त के समय मनुष्य की सूर्य से दूरी सबसे अधिक होती है, मनुष्य की सूर्य से दूरी सबसे अधिक होती है। और रैले स्कैटरिंग के अनुसार सबसे दूर तक वही जाएगा। देखिए स्कैटरिंग मतलब समझिए, आप 100 लेके निकले, अब आपके पैसे धीरे धीरे गिर रहे हैं, आप 100 रुपए का चिल्लर लेकर निकले हैं,
और आप जिस थैली में उसको रखें उसमें छेद हैं, तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसके थैली में छेद जो है वो छोटे छोटे हैं, पैसा धीरे धीरे गिर रहा है। और जिसकी तरंग दैर्ध्य कम, जिसकी वेवलेंथ कम, उसकी थैली में छेद बड़े बड़े, यानी कि उसका पैसा जल्दी जल्दी गिर रहा है। अब आसमान से गिरना शुरू हुआ तो जो वायलेट, इंडिगो और ब्लू थे, ग्रीन थे, ये सब जो है ऊपर ही ऊपर क्या हो गए, तुरंत इनका पैसा वहीं गिर के वहीं फैल गया। जो रेड था उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा, तो उसकी स्कैटरिंग सबसे कम, वो धीरे धीरे बचते 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 जमीन तक पहुंचा। इसलिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, रेड दिखाई दे रहा है। भाई सन सबसे दूर है, सबसे ज्यादा डिस्टेंस कौन ट्रेवल कर पाएगा, सब। भाई आपको मान लीजिए 100 रुपए लेके जाना था 100 किलोमीटर घूमने, अब किसी ने शुरू के 20 किलोमीटर में पूरे पैसे खर्चे कर डाले, सब खा पी लिया, तो वो 20 किलोमीटर में खत्म। कोई धीरे धीरे खर्च कर रहा था, वो कहां तक पहुंचा, लास्ट तक पहुंचा, तो लास्ट में बचेगा तो वही ना जो आराम आराम चलेगा। तो जिसकी स्कैटरिंग कम हो रही थी सबसे ज्यादा दूर तक वही कलर पहुंचा। तो सनराइज और सनसेट के टाइम पर डिस्टेंस सबसे ज्यादा होती है, इसलिए जो आप तक कलर पहुंच पाता है वो केवल रेड पहुंच पाता है। इसलिए सनसेट और सनराइज में क्या दिखाई देता है आपको, रेड कलर। यही रीजन है कि डेंजर सिग्नल दिखाने के लिए, खतरे का निशान दिखाने के लिए लाल चिन्ह का प्रयोग करते हैं। क्यों, क्योंकि लाल की स्कैटरिंग क्या है, लाल का प्रकीर्णन क्या होगा, सबसे कम, क्योंकि उसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा, जब उसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा तो उसका प्रकीर्णन कम, प्रकीर्णन कम होगा तो दूर तक पहुंचेगा, तो खतरे का निशान आपको दूर से दिखाई दे जाएगा। भाई खतरे का निशान क्या है, खतरे का निशान है यानी कि पहले से ही दिख जाए कि भैया आगे खतरा है। अब पता चले कि पहुंच गए बिल्कुल, अब दिखाई दे रहा है ये खतरा है, तब तक तो खतरा खतरा कर देगा। तो इसलिए लाल सिग्नल का यूज करते हैं किसको दिखाने के लिए, डेंजर सिग्नल को दिखाने के लिए। तीसरा लिखा है क्लाउड्स अपीयर्स व्हाइट। देखिए नॉर्मली क्या होता है, जो आपके एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स हैं उनका जो साइज है वो वेवलेंथ से छोटा होता है, लेकिन क्लाउड जिससे मिलकर बना है, क्लाउड्स जिससे मिलकर बने हैं, किससे मिलकर बने हैं, डस्ट और स्मोक, वाटर डस्ट वेपर। और स्मोक और वाटर वेपर। इनका जो साइज होता है वो लाइट की वेवलेंथ से क्या होता है, ज्यादा होता है। अब जब लाइट किसी ऐसे पार्टिकल से टकराती है जिसका साइज वेवलेंथ से ज्यादा हो, तो जो स्कैटरिंग है वो यूनिफॉर्म स्कैटरिंग होती है, मतलब लाल पीला नीला जितने भी रंग हैं सब बराबर बराबर फैलेंगे। जब सभी रंग बराबर बराबर फैलेंगे और फिर से मिल जाएंगे तो मिलकर क्या बना देंगे, फिर से व्हाइट बना देंगे। भाई व्हाइट को डिस्ट्रीब्यूट किया किसने, रेले स्कैटरिंग ने, क्योंकि ऐसा पार्टिकल मिला जिसका साइज क्या था, छोटा था। तो किसी रंग को ज्यादा किया तो वो कहीं चला गया, किसी को कम किया तो वो कहीं चला गया। अब अगर सबको बराबर बराबर आप स्कैटर कर देंगे तो वो मिलकर फिर से व्हाइट ही ना बना लेंगे। यस सर। तो इसलिए जो क्लाउड्स हैं वो कैसे होते हैं, व्हाइट होते हैं। स्काई कैसा होता है, ब्लू, या स्काई ब्लू नाम ही है उसका। सन अपीयर्स रेड एट सनराइज एंड सनसेट। क्लियर है। एक होता है कि अगर वो जैसे पूछा जाता है कि अगर जो है वायुमंडल ना हो तो काला दिखाई देगा, होता है ऐसा, एक प्रश्न सुना होगा। अगर क्या हो, यस सर। पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो तो आसमान काला दिखाई देगा। वो इसलिए दिखाई देगा कि जब वायुमंडल नहीं है तो लाइट टकराएगी कहीं से, किसी वायुमंडलीय कण से टकराएगी नहीं। जब टकराएगी नहीं तो प्रकीर्णन नहीं होगा, जब प्रकीर्णन नहीं होगा तो कोई लाइट ही नहीं फैलेगी, जब कोई लाइट फैलेगी नहीं तो क्या दिखाई देगा, डार्क। बात क्लियर है। यस सर। तो यस सर। ये बात किसकी थी, स्कैटरिंग की। अब चलिए आगे बढ़ते हैं सीधे हम लोग अपने माइक्रोस्कोप की तरफ, जहां से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए पहले तो आपको जानना है कि लीस्ट
डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या होता है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, इसको हिंदी में बोलते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। किसी को मालूम है क्या है? 25 सेंटीमीटर। 25 centimeter. 25 सेंटीमीटर वैल्यू है, सही है बिल्कुल। होती क्या है वो बताइए। तो वह सर हमारी जो आंख होती है स्पष्ट रूप से देख सके उसी को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। अच्छा, अगर इससे 25 सेंट मतलब देखें, वैसे नॉर्मली तो हम लोग ये देखते हैं कि जितना पास होगा कि उतना साफ साफ दिखाई देगा, तो 25 से कम क्यों नहीं कर लेते? 25 से कम करेंगे सर, जो हम मिनिमम कंफर्टेबल डिस्टेंस पड़ेगा तो उसको वो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पेपर आने वाले हैं, पढ़ाई लिखाई चल रही है। आपने देखा होगा कि जैसे ही आपको इस मार्कर को देखना है, आप इसे पास ला रहे हैं, साफ दिख रहा है। एक टाइम के बाद ये 1 के 2 हो जाते हैं। पहले हल्का ब्लर होगा, फिर ये 1 के क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, जब आप बहुत ज्यादा पास ले आएंगे। और दूर ले जाएंगे तो मान लीजिए कम दिखाई देने लगेगा। तो ऐसा पॉइंट डिस्टिंक्ट का मतलब है कि साफ दिखाई दे और अकेला दिखाई दे, बिल्कुल अलग। तो ऐसी डिस्टेंस जो है इसका नाम है 25 सेंटीमीटर। कहां से? आंख से। आंख से 25 सेंटीमीटर पर। ये किसके लिए वैल्यू है? उस व्यक्ति के लिए जिसकी आंखें पूर्ण रूप से क्या है, स्वस्थ हैं। जिसकी आंखें पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं उसके लिए ये जो डी की वैल्यू है ये कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। क्लियर है? एक तो आपको ये मालूम होना चाहिए, एक टर्म आपको जानना है माइक्रोस्कोप पढ़ने से पहले, विजुअल एंगल। विजुअल एंगल, विजुअल एंगल क्या होता है? अरे किसी वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण क्या कहलाएगा? विजुअल कोण। विजुअल कोण, किसी वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण। जैसे मान लीजिए ये आपकी आंख है, ये आपकी आंख है, यहां पर मान लीजिए कोई वस्तु रखी है, यहां पर कोई वस्तु रखी है। अब देखिए ये वस्तु क्या करेगी, मान लीजिए इस वस्तु से किरणें निकली, इस वस्तु से किरणें निकली। अब देखिए यहां पर मान लीजिए कोण बना थीटा, तो यही कोण क्या होगा, यहाँ थीटा। और यहाँ पर क्या बनती है इमेज, यहाँ पर क्या होती है आपके पीछे रेटिना। तो ये जो थीटा एंगल बन रहा है वो थीटा एंगल क्या है आपका? विजुअल एंगल। ये थीटा देख लीजिए, चाहिए थीटा देख लीजिए। अच्छा, अगर मान लीजिए कि इस वस्तु को और थोड़ा पास ले आए, मतलब यहाँ रख दिया, थोड़ा सा पास ले आए आंख के, तो अब देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अब जो विजुअल एंगल है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो यानी कि जैसे जैसे वस्तु का या तो आकार बढ़ जाए, तो अगर मान लीजिए बड़ी वस्तु रख दी, देखिए अगर कोई बड़ी वस्तु रख दीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने कोई बड़ी वस्तु रख दी, तो भी क्या बढ़ जाएगा, एंगल बढ़ जाएगा। तो या तो वस्तु बड़ी हो तो विजुअल एंगल बढ़ता चला जाएगा, और या वस्तु पास आती जाए आंख के तो विजुअल एंगल बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है? यस सर। अब देखिए, अच्छा माइक्रोस्कोप के बारे में ये सब जानते होंगे कि माइक्रोस्कोप का यूज किस लिए करते हैं? छोटी छोटी वस्तुओं को बड़ा बड़ा देखने के लिए। सही है? यस सर। ठीक है। अब अगर हम मैग्निफिकेशन की बात करें, भाई हमें करना क्या है, मैग्नीफाई करना है ना। किसी छोटे ऑब्जेक्ट को क्या करना है, बड़ा करना है, मैग्नीफाई करना है, यानी कि मैग्निफिकेशन लाना है। तो देखिए मैग्निफिकेशन जो होता है माइक्रोस्कोप में वो डिफाइन होता है बीटा डिवाइड बाई अल्फा से, जहां बीटा क्या है, विजुअल एंगल
formed by final image। और ये डिवाइड में नीचे क्या लिखा है, विजुअल एंगल formed by object kept at D, या ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट D लिख लीजिए तो और अच्छा लगेगा। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट D। देखिए बेसिकली मैग्निफिकेशन का मतलब समझिए, मैग्निफिकेशन बताता क्या है कि किसी के रिस्पेक्ट में कोई चीज कितनी बड़ी है। तो हमने सबसे अपना आइडियल केस लिया कि भैया देखो जो 25 सेंटीमीटर होता है वहां हमको सबसे बढ़िया दिखाई देता है। अब इससे बेहतर आप क्या कर सकते हैं वो बताइए। तो वो क्या हो जाएगा मैग्निफिकेशन, तो 25 सेंटीमीटर जो हम देखते हैं उसके रिस्पेक्ट में हमने क्या निकाला, मैग्निफिकेशन। तभी नीचे क्या है, अल्फा, यानी कि डी पर रखते हुए जो दिख रहा है उसके रिस्पेक्ट में अगर आप रखते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, इमेज जो बन रही है, तो वो विजुअल एंगल कितना बनने वाला है। भाई जब हम डी पर रखते हैं, कहां पर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर, तो सबसे बढ़िया बनता है, सबसे बढ़िया दिखाई देता है, अलग अलग दिखाई देता है। तो आखिर ये बताइए कि अगर हमको मैग्निफिकेशन लाना है तो उसको कहां पर रखें, ठीक है ना। तो क्या हो गया, बीटा डिवाइड बाई अल्फा। क्लियर है, तो बीटा जान जाइए क्या है, फाइनल इमेज आपकी आंख पर कितना एंगल बना रही है। भाई देखो आंख पर जो एंगल बन रहा है वही बता रहा है कि साइज कितना है। अभी अभी आपने देखा कि साइज बढ़ रहा था तो विजुअल एंगल बढ़ रहा था। तो जितना ज्यादा क्या होगा विजुअल एंगल, उतनी बड़ी इमेज। जैसे नॉर्मल आप लोग लेंस में पढ़ते हैं या मिरर में पढ़ते हैं, मैग्निफिकेशन क्या होता है, आई बटे ओ, मतलब ओ के रिस्पेक्ट में आई कितना है, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज कितनी बड़ी बनी। तो यहां पर वही बात है, बात दोनों क्या है, सेम है, लेकिन जो साइज है उसको हम एंगल के टर्म में दिखा रहे हैं। समझ रहे हैं बात को। यस सर। तो देखिए माइक्रोस्कोप हम लोग को पढ़ना है। माइक्रोस्कोप होते हैं दो तरह के, एक सिंपल माइक्रोस्कोप और एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप। चलिए दोनों को देखते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप कुछ नहीं होता, एक सिंपल कॉन्वेक्स लेंस होता है। सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। क्या है ये, एक कॉन्वेक्स लेंस in which object is kept between F and O। एक कॉन्वेक्स लेंस लेना है, उसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट को रख देना है, यही क्या है आपका माइक्रोस्कोप। तो चलिए लेते हैं क्या, एक कॉन्वेक्स लेंस ले लीजिए। चलिए तो ये लिया हमने कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस हमने देखा है इस तरह का होता है। ये इसकी क्या बना दी हमने, एक्सेस बना दी, प्रिंसिपल एक्सेस। ये इसका क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर। मान लीजिए यहाँ पर इसका फोकस है, और फोकस और इसके बीच में आपने ऑप्टिकल सेंटर के बीच में इसको क्या कर दिया, रख दिया। चलिए इमेज बनानी है, एक रे को भेजिए पैरेलल, तो कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। दो फोकस होंगे ना इसके, एक इस तरफ एक इस तरफ। दूसरी रे को भेजिए कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये कहां से जाएगी, बिना विदाउट डेविएशन ये चली जाएगी। अब इमेज बनानी है तो देखिए ये दोनों रेस कैसी हैं, डाइवर्जिंग रेज हैं। डाइवर्जिंग रेस कभी मिलेंगी नहीं, जब ये कभी मिलेंगी नहीं तो कभी इमेज नहीं बनेगा। तो आपको करना क्या है, आपको इस वाली रे को क्या करना है, पीछे बढ़ाना है, और पीछे बढ़ाकर आपको देखना है कि इमेज कहाँ, ये दोनों कहाँ मिलती हैं। जहां ये दोनों मिलेंगी वहां क्या बनेगा, इमेज बनेगी। तो इमेज बनी यहाँ ए डैश बी डैश। देखिए इमेज कैसी बनती है, बड़ी। अगर आपको इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस आपको याद हो, हाई स्कूल में भी है, इंटरमीडिएट में भी है, तो मिरर में भी क्या होता है, मिरर में जब पी और एफ के बीच में रखते हैं तब स्पेशल केस आता है। इसी तरह लेंस में जब ओ और एफ के बीच में रखते हैं तब स्पेशल केस होता है। किसमें, कॉन्वेक्स लेंस में। इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है, ये एक्चुअल में नहीं मिल रही है। वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड, मतलब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अच्छा हमको चाहिए भी तो यही था कि बड़ा प्रतिबिंब बने, चाहिए था कि नहीं। अब देखो यस सर। ये जो आपका अंतिम प्रतिबिंब बना है,
ये देखिए, ये जो यहाँ पर एंगल बनाएगा भाई, यहाँ क्या होगी आपकी आंख जहां से आप देख रहे हैं, यानी कि आपका एंगल है ये वाला, और ये एंगल और ये एंगल क्या है, दोनों शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है ना। तो ये एंगल क्या होगा आपका, बीटा होगा। लेंस से वस्तु तक की दूरी क्या होती है, यू। लेंस से वस्तु तक की दूरी क्या होती है, यू। इसको हम लोग दिखाएंगे यूई से। अभी से यूई इसलिए लेकर चल रहे हैं ताकि जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़े तब आपको आसानी हो। जो लेंस आंख के पास होता है उसको बोलते हैं आई पीस। देखिए जैसे आंख आपकी यहाँ है, आंख के पास जो लेंस है उसको आई पीस, तो ये ई फॉर आई पीस है। क्लियर है, ई फॉर क्या है, ये आई पीस। अब ध्यान से देखिए, वस्तु की ऊंचाई को आप क्या मानेंगे, वस्तु का नाम दे दीजिए, सॉरी, ए ऊपर और बी नीचे, ए और बी। ये ए बी क्या है, एक वस्तु है, ये ए होगा। चलिए अब देखिए, हम लोग को निकालना क्या है, हमको चाहिए मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन के लिए चाहिए बीटा और अल्फा, ठीक है। तो बीटा क्या हो जाएगा, देखिए इस ट्रायंगल में जरा tan बीटा लगाइए, tan बीटा। ऑब्जेक्ट की हाइट को मैं क्या मान लूं, HO, इमेज की हाइट को मान लीजिए HI। देखिए इस छोटे वाले ट्रायंगल में देख रहे हैं, इस छोटे वाले ट्रायंगल में tan बीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो HO अपॉन UE। क्लियर है। अगर एंगल बहुत छोटा है तो tan बीटा इज इक्वल टू बीटा मान सकते हैं, क्या हो जाएगा, HO अपॉन UE। HO अपॉन UE है लिखा है, ध्यान देना। बीटा तो निकल आया। देखिए अल्फा निकालना बहुत आसान है। अल्फा के लिए आपने डिफाइन किया था कि तब का एंगल देखना है अल्फा जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखी हो, डी पर रखी हो। तो ये अल्फा है, ये डी पर क्या रखी है, ऑब्जेक्ट रखी है, यानी कि ये क्या है, ऑब्जेक्ट ए बी। देखिए यही कंडीशन है, कहाँ रखी है, डी पर। तो यहां से आप tan अल्फा इज इक्वल टू अल्फा क्या हो जाएगा, HO बाई डी। ये हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, क्योंकि इसमें डिफाइन ही किया गया है कि जब ऑब्जेक्ट डी पर रखी हो तब अल्फा देखना है। तो डी पर हमने, डी क्योंकि एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो हमने डी पर रख के निकाल लिया अल्फा, कितना आएगा, HO बाई डी। अल्फा मिल गया, बीटा मिल गया, और मैग्निफिकेशन क्या हो गया, बीटा बाई अल्फा। तो m बराबर HO बाई UE और HO बाई D। HO से HO कैंसिल, D ऊपर गया और UE नीचे आया, तो m बराबर आ गया D बाई UE। ये क्या है, मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। अब इसमें देखिए दो कंडीशन है भाई, एक तो हो गया मैग्निफिकेशन। अब बात आती है कि मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब होगा, किसी का भी मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब हो सकता है। तो भैया देखिए, हमारे लिए सबसे अच्छी कंडीशन है कि जब इमेज कहाँ बन जाए, डी पर बन जाए। डी का मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो जब जब इमेज कहाँ बनेगी, डी पर बनेगी, तब तक मैग्निफिकेशन कैसा होगा, मैक्सिमम, क्योंकि हमको वहीं पर तो सबसे साफ दिख रहा है। समझ रहे हैं। यस सर। तो ये राइट साइड पे बोर्ड दिख रहा है पूरा, दिख रहा है। तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन की शर्त क्या है, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन व्हेन फाइनल इमेज, ये मैं बार बार इमेज की जगह फाइनल इमेज इसलिए लिख रहा हूं ताकि जब हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ें तब आप समझ सके, क्योंकि वहां पर दो इमेज बनती हैं। व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट डी, जब फाइनल इमेज कहां बन जाए, डी पर बन जाए, ठीक है ना। अब देखिए आपको लगाना है लेंस फॉर्मूला। तो देखिए u बराबर, अगर हम देखें वस्तु की दूरी तो कितनी है, UE किस तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड तरफ माइनस मिलेंगे। इमेज कहां बन रही है, लेफ्ट तरफ, यानी कि v की वैल्यू क्या है, माइनस का d। देखिए क्या लगा दीजिए, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। तो 1 बाई माइनस डी माइनस 1 बाई माइनस यू ई इज इक्वल टू 1 बाई एफ। बोलो सही है कि नहीं। तो यहां से देखो, ये 1 बाई यूई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 बाई यूई, ये माइनस का 1 बाई डी उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 1 बाई एफ प्लस 1 बाई डी आ गया। सही है, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। अब जरा इसकी वैल्यू यहाँ रखिए, देखिए ये क्या है, डी बाई यूई, यानी कि डी इंटू 1 बाई यूई। इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे तो m
मैक्स कितना आ जाएगा डी, और इसकी जगह आपने रखा 1/f प्लस 1/d। इसका अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो देखो क्या हो जाएगा, डी का जब इसमें होगा तो 1 प्लस d/f। ये क्या है, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, 1 प्लस d/f, है कि नहीं। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का एक नाम और होता है, इसको बोलते हैं आप लोग स्ट्रेंड आई। स्ट्रेंड आई, स्ट्रेंड का मतलब होता है तनाव। सीधी सी बात है, जब आप किसी को आंख के इतना पास रखकर देखेंगे बिल्कुल 25 सेंटीमीटर में, तो आंखों पर ज्यादा दबाव पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। यस सर। इसलिए इसका नाम क्या है, स्ट्रेंड आई। अब अगर हमें देखना हो मिनिमम मैग्निफिकेशन, क्या देखना हो, मिनिमम मैग्निफिकेशन, तो मिनिमम मैग्निफिकेशन के लिए क्या होना चाहिए, मिनिमम मैग्निफिकेशन जब तब होगा, देखो बात यहाँ इतनी सी है कि मैक्सिमम मैग्निफिकेशन स्ट्रेंड आई यानी कि बहुत पास है, और नॉर्मली जब आप देखते हैं किसी चीज को, दूर की चीज को, तो आपकी आंखें बड़ी रिलैक्स रहती हैं। जब वस्तु पास आती है तो देखने में ज्यादा आपको दिक्कत होती है। तो मिनिमम मैग्निफिकेशन ठीक है, इमेज कहाँ बने, दूर बने, भले ही थोड़ा सा छोटी दिखाई दे, लेकिन आंखों पर ज्यादा जोर ना पड़े। तो मिनिमम मैग्निफिकेशन में क्या होने वाला है कि जो इमेज है वो बनेगी कहाँ, इनफाइनाइट पर। इमेज कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट पर। इनफाइनाइट मतलब बहुत दूर बनेगी, ठीक है। लेकिन इसका इसका नाम क्या होगा, रिलैक्स्ड आई, मतलब अब आंखें आपकी रिलैक्स्ड हैं, ठीक है। u बराबर तो आपका वही है माइनस का ui, और f आपको निकालना है, तो 1/u 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो देखिए 1/इंफिनिटी माइनस 1/ue इज इक्वल टू 1/f, ये 0 हो गया, और ये माइनस uv था तो माइनस माइनस प्लस, तो 1/ue इज इक्वल टू 1/f। अब जरा इसकी वैल्यू इस m के फॉर्मूले में रखो, तो m मिनिमम हो जाएगा d/f। तो m मिनिमम क्या है, d/f, मैक्सिमम क्या है 1 प्लस d/f। तो अगर कोई पूछे कि मैग्निफिकेशन है कितना किसी सिंपल माइक्रोस्कोप का, तो आप बता सकते हैं कि मिनिमम यानी कि d/f से क्या होगा, बड़ा होगा या बराबर होगा, और 1 प्लस d/f से छोटा होगा या बराबर होगा। वो मैक्सिमम है, ये मिनिमम है। मैग्निफिकेशन कहाँ होगा, इन दोनों के बीच में होगा। क्लियर है बात। यस सर। तो ये था आपका सिंपल माइक्रोस्कोप, कुछ नहीं, केवल एक सिंगल कॉन्वेक्स लेंस। अब देखिए हुआ क्या कि सिंपल माइक्रोस्कोप से आप एक लिमिटेड मैग्निफिकेशन ही पा सकते थे, बहुत ज्यादा नहीं। इसलिए ये माइक्रोस्कोप बहुत ज्यादा काम नहीं आया, इसलिए फिर हमने एक बनाया कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ताकि थोड़ा और बड़ा मैग्निफिकेशन मिल सके और ज्यादा मैग्निफिकेशन मिल सके। तो अब हम लोग को देखना है कंपाउंड माइक्रोस्कोप को। सर तो बोलो, सेकंड पोजीशन में v बराबर इंफिनिटी होगा या u बराबर, क्या कह रहे हो। तो आपने सेकंड पोजीशन बताई है वो, हम्म, तो इसमें सर उसमें u इमेज, बराबर उसमें नहीं, u बराबर क्यों, u तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना, वो तो ऑब्जेक्ट तो वहीं रखी है जहां रखना है, हमें तो इमेज देखनी है ना कहाँ बन रही ओके सर। है ना। तो इमेज रिलैक्स आई कब होगी, जब इमेज बहुत दूर बन रही हो। आपकी आंख देखती क्या है, आपकी आंख तो इमेज देखती है ना। यस सर। हो गया सर। हो गया। यस सर। चलिए अब हम लोग को देखना है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कोई जानता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है।
इसमें 2 लेंसों का उपयोग किया करके बनाई जाती है। इस सिंपल माइक्रोस्कोप को बोलते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप को बोलते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। चलिए देखते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। चलिए देखिए, 2 लेंस लेने हैं। एक लेंस लेना है छोटा, लेंस लेंगे आप कॉन्वेक्स लेंस ही। एक लेंस लेना है छोटा, एक लेंस लेना है बड़ा। चलिए देखिए, एक लेंस लिया ये और एक लेंस लिया ये। इसका नाम होता है ऑब्जेक्टिव, हिंदी में बोलें तो अभिदृश्यक लेंस। ये होता है आईपीस, इसको बोलते हैं नेत्रिका लेंस। ठीक है। ऑब्जेक्टिव यानी कि ऑब्जेक्ट, जो लेंस वस्तु के पास हो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ऑब्जेक्टिव लेंस। जो आंख के पास हो उसको बोलते हैं आईपीस। वस्तु, ये अगर कभी कभी पूछे कि ऑब्जेक्टिव छोटा क्यों है, तो भैया देखो, छोटी वस्तु को देखना है तो लेंस कौन सा लगा है आगे, छोटा। भाई छोटी वस्तु से थोड़ा बहुत किरणें निकलेंगी प्रकाश की, तो उसके लिए ये पर्याप्त है। चलिए, एक वस्तु रख दी यहां हमने ए बी, एक वस्तु रख दी हमने यहां पर ए बी। चलिए देखिए, एक किरण गई समांतर, एक किरण गई समांतर मुख्य अक्ष के, कहां से गुजरेगी, इसके फोकस से, इसके फोकस से, इस वाले के फोकस से। दूसरी जाएगी कहां से, प्रकाशिक केंद्र से। कहां से गुजरेगी, बिना, थोड़ा सा इसको मैं और सही बना लूं, हल्का सा ये गड़बड़ हो रहा है। ये सब देखो, नाम है उसका रे ऑप्टिक्स, तो हर काम स्केल से होना चाहिए, लेकिन अब यहाँ पर काम स्केल से हो नहीं सकता, इसलिए मजबूरी है कि आपको हाथ से ही हमको काम करना पड़ेगा, आप लोग स्केल से करेंगे। देखिए, एक किरण आई ऐसे, ऐसे चली गई। दूसरी आई प्रकाशिक केंद्र से, ऐसे चली गई। यहाँ क्या बना, इसका प्रतिबिंब बना। प्रतिबिंब बना यानी कि कैसा प्रतिबिंब बना, ए डैश बी डैश। कैसा प्रतिबिंब बना, ए डैश बी डैश। यहाँ बन गया इसका प्रतिबिंब। चलो आगे का इन किरणों का काम कर देते हैं खत्म। दिख रहा है यहाँ तक, किसी कोई दिक्कत तो नहीं है, क्या बन गया ये प्रतिबिंब। ध्यान से देखिएगा, ऑब्जेक्टिव से वस्तु तक की दूरी क्या होगी, यूओ। ये इसका क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। क्या बन रहा है इसका, प्रतिबिंब। देखिए ये क्या हो जाएगा, वीओ, मतलब ऑब्जेक्टिव द्वारा बनाई गई इमेज। याद करिए, आपको मैंने पहले बताया था, पहले की इमेज दूसरे का ऑब्जेक्ट, बताया था कि नहीं। यस सर। यानी कि ये इसके लिए क्या है, यूई, आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यहां से, समझ रहे हैं कि नहीं। मेजर करेंगे यहां से ऑप्टिकल सेंटर से, लेकिन समझने के लिए बना लिया है।
VO का मतलब क्या है? ऑब्जेक्टिव की इमेज कहाँ बन रही है? जो ऑब्जेक्टिव की इमेज है वो क्या किसके लिए काम कर रही है? इसका जो आपके आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट का, तो ये डिस्टेंस हो गई कितनी? UE। अच्छा, अब यहां से किरणें निकलेंगी, प्रकाश की किरणें, ठीक है, जो किस पर पड़ेंगी? इस पर पड़ेंगी। चलिए भेजते हैं। एक किरण हमने भेजी O से, जो सीधे सीधे O से बिना विचलित हुए चली गई। एक किरण हमने भेजी मुख्य अक्ष के समांतर, जो कहां से गुजरी? फोकस से गुजरी। थोड़ा सा ऐसे गुजारिए इसको, जो गुजरी फोकस से। तो जब ये देखा गया कि ये दोनों रेस जो कैसी थी, वो थी डाइवर्जिंग, और डाइवर्जिंग रेस कभी मिलती नहीं है, तो हमने इनको बढ़ाया पीछे, और जब पीछे बढ़ाया तो देखा कि ये मिल रही थी यहां कहीं पर। तो यहां पर क्या बन गया? प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब बना? A' और ये बना B'। थोड़ा सा स्केल की वजह से हो सकता है हाँ बनाने में हाथ में दिक्कत आए, बाकी आप अगर स्केल से बनाएंगे तो डायग्राम बिल्कुल सही बनेगा। इसको आपने पीछे बढ़ाया है यहां से, समझ रहे हैं? थोड़ा डायग्राम समझ में आ रहा है? तो जो फाइनल इमेज बनी है वो कहां से बनी है? आईपीस से। इसका नाम क्या हो जाएगा? VE। क्या हो गया ये? VE। क्लियर है? अब अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो एक मिनट में इसको फिर से बनाता हूँ यार, मजा नहीं, डायग्राम खराब बनता है तो फिर काम करने में मजा नहीं आती। सब हटाओ। दिक्कत ये ना कि मार्कर केवल एक ही कलर का है, तो इसलिए थोड़ा सा और दिक्कत हो जाती है। ये हमने बनाया एक ऑब्जेक्टिव लेंस, और ये हमने बनाया एक आई पीस। ये इन दोनों की क्या है? मुख्य अक्ष। ठीक है, यहाँ पर हमने एक वस्तु रखी है जिसका नाम है AB। एक किरण गई समांतर, फोकस से निकल गई। एक गई प्रकाशिक केंद्र से, तो प्रकाशिक केंद्र से चली गई सीधा। ठीक है, अब इसको यहाँ से हटाइए, और यहाँ पर आपका बन गया प्रतिबिंब। यहाँ पर बना, हाँ, ठीक। अब यहाँ पर इसकी इमेज बनी, क्या बनी? A' और ये B'। एक किरण हमने भेजी A' के कहां से? सीधे प्रकाशिक केंद्र से, जो सीधे चली गई। एक किरण हमने भेजी मुख्य अक्ष के समांतर, जो इसके पश्चात कहां से गुजरी? इसके फोकस से गुजरी। अब सही है। अब इसको आपने क्या किया? ये तो सीधे जा रही है, इसी को बढ़ाया पीछे, और इसको यहां से बढ़ाया पीछे। तो जहां पर ये मिले वहां पर क्या बना? अंतिम प्रतिबिंब A" और B'। ये क्या है आपका? आई पीस। ये जहां इसकी इमेज बनी थी वो क्या हो गया था आपका? VO। इसके लिए किसका काम करेगी? वस्तु का, तो UE। और अंतिम प्रतिबिंब जहां बन रहा है वो क्या है? VE। अब सही है, क्लियर है? आपकी आंख कहां होगी? आपकी आंख होगी यहां कहीं, यहां से आप देख रहे हैं। ठीक है, तो आंख पर अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बना जो कोण है वो कोण ये है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बीटा। अल्फा तो फिक्स है, अल्फा तो आराम से निकल आएगा, मेन चीज है क्या? बीटा। क्लियर है बात? डायग्राम समझ में आ रहा है सबको? यस सर। डायग्राम ही मेन है, बाकी तो क्या है, इसमें कुछ नहीं है। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे इस डायग्राम को देखकर ये बताइए कि लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप कितनी है? लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप कितनी है? जरा कोई बता सकता है इस डायग्राम को देख के? माइक्रोस्कोप की लेंथ कितनी होगी?
मतलब कितनी लंबाई है माइक्रोस्कोप की? सर VO प्लस UE। क्या होगी? VO, अरे भैया ये दोनों लेंस से मिलकर बना है, अब इन दोनों लेंस के बीच की जो दूरी है वही क्या होगी? इसकी लंबाई होगी। तो VO प्लस UE, ये क्या है? इसकी लंबाई। क्लियर है बात? यहां तक किसी कोई दिक्कत? एक चीज और ध्यान देनी है कि ये VO और UV जब रखेंगे ना तो मॉड में रखेंगे। ये नहीं कि अब वो VO या UV माइनस में आ रहा है तो आपने माइनस से घटा दिया। ये लंबाई है भैया दोनों की, क्या है, घट थोड़ा ना जाएगी। भाई अगर UV आप निगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसको आप घटा देंगे। इस चीज को ध्यान दीजिएगा क्योंकि आप लेंथ है निकाल रहे हैं। अब चलिए करते हैं कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन मैं पहले लगा रहा हूं tan बीटा का फॉर्मूला इस छोटे वाले ट्रायंगल में। तो देखिए tan बीटा को मैं लिखने जा रहा हूं। देखिए क्या हो जाएगा, a डैश b डैश परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना है UE। तो a डैश b डैश डिवाइड बाई क्या हो गया, UE हो गया। अच्छा याद करिए, क्या याद करिए, ये डिस्टेंस कितनी होगी UO। किसी लेंस के लिए मैग्निफिकेशन क्या होता है, m बराबर v बाई यू। अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो MO कर दिया तो ये कितना हो जाएगा VO और ये हो जाएगा UO। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? m बराबर VO UO। और ये होता किसके बराबर है? इसका नाम अगर हम दे दें H ऑब्जेक्ट और ये क्या है HI, तो क्या हो जाएगा HI अपॉन HO। ऊपर अभी मैंने लिखा भी था इसका फॉर्मूला, याद करिए। m बराबर इस तरह आपने पढ़ा होगा, V बाई यू इज इक्वल टू I बाई O। पढ़ा है? यस सर। HI है क्या आपका? HI है A डैश B डैश, HO क्या है AB। HO क्या है AB। क्लियर है? तो यहां से अगर, कहां से, यहां से अगर मुझे किसकी वैल्यू निकालनी हो, मुझे वैल्यू निकालनी है A डैश B डैश की। मुझे वैल्यू निकालनी है, ध्यान से देखिएगा। इन दोनों को फिर से लिख रहा हूं मैं, इसको और इसको, लास्ट वाले को। तो VO अपॉन UO इज इक्वल टू A डैश B डैश डिवाइड बाई AB। तो यहां से अगर मैं A डैश B डैश की वैल्यू निकालूं तो हो जाएगा AB VO अपॉन UO। होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा? बोलो यस भैया। सर हो जाएगा। और AB है क्या? यस सर। AB है आपका ऑब्जेक्ट की हाइट यानी कि HO। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं, देखिए यहां से इस A डैश B डैश की वैल्यू उठाकर रख दीजिए इस tan बीटा के फॉर्मूले में। तो tan बीटा को अब हम मान रहे हैं क्या, बीटा। A डैश B डैश की जगह मैंने रखा HO VO डिवाइड बाई UO और नीचे तो क्या दिया हुआ है UE, दिया हुआ है UE। यहां तक किसी कोई दिक्कत? इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। अल्फा के बारे में आप पहले से जानते हैं, tan अल्फा होता है अल्फा के बराबर, और ये कितना होता है HO बाई D। अल्फा समझ रहे हैं ना सब लोग? ये अल्फा होगा, D पर इसको रखना है, किसको, ऑब्जेक्ट को, तो HO बाई D। इक्वेशन 2। अब मैग्निफिकेशन निकालना है तो बीटा बराबर, सॉरी m बराबर आप जानते हैं क्या होता है, बीटा डिवाइड बाई अल्फा। तो बीटा का मान रख दीजिए, ठीक है। बीटा का मान रखिए तो क्या होगा HOVO डिवाइड बाई UEUO। ये हो गया बीटा, और अल्फा तो HO डिवाइड बाई D। तो HO से HO कैंसिल, HO से HO कैंसिल। तो m बराबर देखिए क्या आया, D चला जाएगा ऊपर, तो D अपॉन UE और VO अपॉन UO। जरा एक बार देख लो यही आएगा कि नहीं। यस सर। अब देखिए यहां पर थोड़ा ध्यान से अगर आप देखें तो ये जो m है, देखिए VO अपॉन UO, VO अपॉन UO, VO अपॉन UO, ये किसका मैग्निफिकेशन है? अगर मान लो कि ये कुछ ना होता, ये I बाई पी कुछ ना होती, केवल एक लेंस होता ये, तो इसका मैग्निफिकेशन क्या निकल के आता, VO अपॉन UO। किसी भी लेंस का मैग्निफिकेशन क्या है, VO अपॉन UO। तो ये VO अपॉन UO को मैं लिख लेता हूं क्या,
MO मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। अभी अभी याद करिए जब आपने सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ा है तो D/UV आया था मैग्निफिकेशन, जब आपके पास क्या होती थी, केवल आईपीस होती थी, याद है? यस सर। इसको मैं लिख सकता हूं ME। फॉर्मूला तो ये आप याद रखना है आपको, लेकिन यहां से एक रिलेशन ये समझ में आ गया कि जब एक से ज्यादा लेंस होते हैं तो उनका मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई हो जाता है। यहां से हम लोग को ये तरीका समझ में आया कि अगर एक से ज्यादा लेंस हैं तो उनका मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। देख लीजिए साफ साफ समझ में आ रहा है। एम टोटल मैग्निफिकेशन क्या है, MO इंटू ME, है कि नहीं? बाकी फॉर्मूला तो निकल के आ ही चुका है अपने पास। अब देखिए, अब हमारा काम फिर से वही है। काम क्या है हमारा, हमको निकालना है मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। मैक्सिमम M कब बनेगा, व्हेन, इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेन्ड आई। कब बनेगा ये, जब ऑब्जेक्ट कहां बने, व्हेन फाइनल इमेज इज एट D। जब फाइनल इमेज कहां बन जाए, D पर बन जाए। तो देखिए जो VE है वो किसके बराबर आ जाएगा, माइनस के D के। आएगा कि नहीं आएगा? जो U है वो तो आपका क्या रहेगा, U है जो किसके लिए, आईपीस के लिए, वो कितना है, माइनस का UE। जरा लगाइए फॉर्मूला, तो 1/V माइनस का 1/U इज इक्वल टू 1/F। तो 1 माइनस का D, 1 माइनस का D माइनस 1 माइनस का UE इज इक्वल टू 1/F। तो यहां से आ जाएगा 1/UE इज इक्वल टू 1/F प्लस 1/D। 1/UE कितना आएगा, 1/F प्लस 1/D। अब जरा यहाँ पर जो ये लिखा है 1/UE, इसकी जगह इसकी वैल्यू रखनी है। तो देखिए M मैक्स, तो VO अपॉन UO को बाहर ही रहने दीजिए, D, 1/UV की वैल्यू कितनी है, 1/F प्लस 1/D। इसको अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन आने वाला है VO अपॉन UO, और ब्रैकेट में इसको क्या लिखेंगे, 1 प्लस D/F। देखिए 1 प्लस D/F किसका मैक्सिमम मैग्निफिकेशन था, जब सिंगल था। अब आपने क्या कर दिया, एक और लगा दिया कॉन्वेक्स लेंस ऑब्जेक्टिव में, तो उसका मैग्निफिकेशन क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। मतलब याद करने में रटना नहीं है, आप आराम से एक कर दूसरा तैयार कर सकते हैं। क्लियर है? अब अगर मैं आपसे कहूं बिना सॉल्व किए अगर आप बताएं कि मिनिमम मैग्निफिकेशन क्या आने वाला है, M मिनिमम, जरा बिना सॉल्व किए बता सकते हैं? यस सर, माइनस कितना? VO बटे U। माइनस कहां से आ रहा है जी, VO बटे UO, लेंस में माइनस नहीं लगता यार। हाँ ब्रैकेट में F D/F। हाँ, और कुछ नहीं सर। FE कर लेना। किसकी फोकल लेंथ ले रहे हो, आई पीस की। देखिए वहां पर क्या आया था, D/FE या D/F, और यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे कर देना, इससे। तो ये क्या आ गया, मिनिमम मैग्निफिकेशन। एक अगर आपको मालूम है तो दूसरा आप आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका माइक्रोस्कोप सिंपल और कंपाउंड। अब एक क्वेश्चन करना है, इसके लिए एक दो क्वेश्चन करने हैं, अब उनको करने की बारी है। तो फॉर्मूला सबके दिमाग में रहेगा। इसके अच्छे क्वेश्चन करने के लिए आपके पास दिमाग में इसका डायग्राम भी होना चाहिए, जो डायग्राम हमने बोर्ड पे बनाया है। अगर डायग्राम नहीं है आपके दिमाग में तो थोड़ा सा क्वेश्चन करने में समस्या आ सकती है। क्लियर है? यस सर। चलिए तो क्वेश्चन बोला जाए। जी सर। चलिए लिखिए। कह रहा है इन एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप, चलिए मैं एक क्वेश्चन लिखिए जो सीधे 2017 में एग्जाम में पूछा गया है, उसके बारे में बात करते हैं सीधा। क्वेश्चन पूछा गया है 2017 में, लिखिए एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऑफ एन ऑब्जेक्टिव लेंस, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऑफ एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ, ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर
and an eyepiece lens and an eyepiece lens of focal length of focal length 6.25 centimeter and an eyepiece of focal length 6.25 centimeter, full stop. The length of microscope is 15 centimeter. The length of microscope is 15 centimeter. फुल स्टॉप लगाइए। यहां तक लिख गया है सबका? यस सर। लिखिए। पूछ रहा है क्वेश्चन में हाउ फार फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस, हाउ फार from the objective lens should an object be placed in order to obtain final image at capital D, final image at capital D। एक आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में दिया गया है, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ दी है, आईपीस की फोकल लेंथ दी है और माइक्रोस्कोप की लेंथ दी हुई है। आपसे कह रहा है ऑब्जेक्टिव लेंस से कितना दूर, यानी कि यूओ। ऑब्जेक्टिव से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होती है? यूओ। कह रहा है यूओ कितना हो कि जो फाइनल इमेज है वो डी पर बन जाए, यानी कि जो वीई है वो कितना हो जाए? डी हो जाए। क्वेश्चन समझ रहे हैं? कहां पर रखें कि जो इमेज फाइनल बनेगी यानी कि वीई वो क्या हो जाए? डी हो जाए, कैपिटल डी। सॉल्व करिए। कर रहा है कोई? यस सर। करो करो।
सर 2.5 सेंटीमीटर। सही आ रहा है। और किसी का नहीं आया? क्लास में कौन कौन है, जरा देख कर नाम बताओ। राज गुप्ता, रवि तिवारी और आस्था। बस 3 लोग? एक सर हम। आस्था आंसर आया? रवि तिवारी आंसर आया? नो सर अभी नहीं आया। कर रहे हो कि बैठे हो? कर रहे हैं। थ्री आ रहा है। कितना आ रहा है? 16.3। गलत आ रहा है। चलिए देखिए, एक रफली पहले डायग्राम बनाया करिए, तब ये वाले क्वेश्चन हो सकते हैं। यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट रखते हैं, क्या हो जाता है यूओ, ये बनाता है यहाँ इमेज यूई, ये इसके लिए काम करती है वीओ का, और फिर यहाँ पर ये बनाता है जाकर वीई। तो आपसे कह रहा है इमेज कहाँ बने फाइनल, डी पर, तो वीई बराबर क्या ले लेंगे माइनस डी। यूई बराबर क्या है, यूई सर बराबर देखिए, हाँ बोलो। आपने यहाँ थोड़ा सा गलत लिख दिया, वी और यूई। अच्छा ठीक ठीक, उल्टा लिख दिया है ना? नहीं, यस वीई सर। लिखना चाहिए था, वी ओ लिखना चाहिए था, और यू ई लिखना चाहिए था। अब सही है? यस सर। ठीक है ठीक है ठीक। देखिए वीई बराबर क्या होना चाहिए माइनस डी, आपसे कह रहा है इमेज कहाँ बने, डी पर बने। कौन बनाएगा, आईपीस बनाएगी, तो वीई बराबर माइनस डी। आईपीस के लिए जो आपका क्या है यू होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये माइनस का यू ई, इस तरफ जा रहे हैं ना, तो किस में ले रहे हैं, माइनस में ले रहे हैं। और आपको इसके लिए फोकल लेंथ दी हुई है, कितनी दी हुई है याद करिए, 6.25। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, इसलिए पॉजिटिव ले लिया। अब आप
आपका काम ये है, डी की वैल्यू आपको मालूम ही रहती है, आपका काम ये है कि आप निकालने यहाँ से यूई कितना है। आपको एक चीज और दी हुई होगी, आपको दिया है लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, क्या होती है वीओ प्लस यूवी, कितनी दी है 15 सेंटीमीटर। तो आप पहले निकालिए वीई। सॉल्व करना है किसके लिए, फॉर आई पीस। देखिए दो लेंस हैं, दोनों को अलग अलग सॉल्व करना रहता है, तो फॉर आई पीस तो लगाइए फॉर्मूला, क्या हो जाएगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। देखिए 1/v तो 1 माइनस का d, 1 माइनस का d माइनस 1 माइनस का ue इज इक्वल टू 1/f है। चलिए अभी एफ ही रहने दीजिए, इस बार वैल्यू रख देते हैं। देखिए ये कितना हो जाएगा 1/ue प्लस का 1/f, और ये माइनस 1/d जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 1/d हो जाएगा, तो ये प्लस 1/d। f की वैल्यू कितनी है 6.25 और इसकी वैल्यू कितनी है 25 है कि नहीं। देखिएगा ध्यान से, डेसिमल हटाएंगे 2 जीरो जाएंगे, 25 से डिवाइड करिए तो 25 चौको 100 और 25 पंचे 625, तो 4/25 प्लस 1/25 कितना आया 5/25। किसकी वैल्यू है 1/ue की। तो अगर यूवी निकालना है तो रिवर्स कर दीजिए, तो 25/5 यानी कि यूई कितना आया है 5 सेंटीमीटर। यूवी क्या है यूई, यानी कि जो इमेज बनेगी वो कौन बनाएगा, ऑब्जेक्टिव बना रहा है यहाँ पर, तो यहाँ क्या बन गई ये यूवी की वैल्यू आ गई। अब अगर आप यहाँ इस यूवी की वैल्यू उठाकर रख दें, यहाँ देखिए यूई की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो यहाँ से वीओ आपको कितना मिल जाएगा 5 रखिए तो वीओ कितना मिल जाएगा 10 सेंटीमीटर मिल गया 10। यस सर। अब सॉल्व करिए किसके लिए ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। तो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए देखिए ध्यान से, आपको निकालना क्या है यूओ। तो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए जो यू है वो कितना हो जाएगा माइनस का यूओ, इस तरफ मेजर कर रहे हैं। एफ ओ भी दिया है, कितना दिया है एफ ओ, इसकी फोकल लेंथ कितनी दी है 2 सेंटीमीटर। और वीओ अभी अभी आपने निकाला, वीओ कितना हो जाएगा ध्यान से देखिए, वीओ कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। सही है। 10 कैसा लेंगे पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव लेंगे, किस तरफ है इस तरफ है। चलिए लगाइए फॉर्मूला, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u। आपको क्या चाहिए u चाहिए। चलिए देखिए 1/f 1/2 इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/ माइनस का uo, तो uo हो गया ये, तो 1/uo इसको इधर ले आइए इज इक्वल टू 1/2 माइनस का 1/10 कितना हो जाएगा ये 10/4। तो uo बराबर 10/4 यानी कि uo कितना आ गया 2.5 यानी कि 2.5 सेंटीमीटर। तो यहां से इस तरफ कहाँ रखना पड़ेगा 2.5 पर, तब ये कहाँ बनेगा जाकर डी पर। सही है। ठीक है, समझ में आया, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। चलिए थोड़ी बात कर लेते हैं किसके बारे में, टेलीस्कोप के बारे में। टेलीस्कोप क्या करता है, जो वस्तुएं बहुत दूर हैं यानी कि जो वस्तुएं बहुत बड़ी हैं उनको देखने का काम करता है। टेलीस्कोप दो तरीके के होते हैं, देखिए एक तो होता है रिफ्रैक्टिंग और ये होता है एक रिफ्लेक्टिंग। ज्यादातर जो आपसे बात की जाती है वो बात की जाती है रिफ्रैक्टिंग की, इसकी रिफ्रैक्टिंग की। हम लोग भी रिफ्रैक्टिंग को देखेंगे, रिफ्लेक्टिंग देखने का पहली बात तो समय नहीं है, दूसरी चीज है कि क्वेश्चंस के लिए ये इंपॉर्टेंट है रिफ्रैक्टिंग। ये एक थ्योरेटिकल है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। देखिए रिफ्रैक्टिंग क्या है, अब आपको फिर से वही करना है, लेंस दो ही होंगे ऑब्जेक्टिव और आईपीस। इस बार ऑब्जेक्टिव बड़ा होगा। ऑब्जेक्टिव बड़ा लेने का कारण ये है
क्योंकि आपको बड़ी ऑब्जेक्ट को देखना है, तो बड़ी ऑब्जेक्ट से ज्यादा लाइट रे आए, इसलिए आप कैसा लेते हैं इसको, बड़ा। इस बार आपका ऑब्जेक्टिव ये है और आई पीस ये है। नाम देखो उसी आधार पे पड़ा है, जो ऑब्जेक्ट के पास होगा वो ऑब्जेक्टिव, जो आई के पास होगा वो आई पीस। अब आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट, बड़ी ऑब्जेक्ट कहाँ होती है, दूर। दूर से जो आपकी लाइट रेज आती हैं वो कैसी आती हैं, पैरेलल। तो हमने मान लिया कि लाइट रेज ऐसे आ रही हैं, ये पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं। अब ये पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं तो ये देखिए क्या होगा इनका, इस लेंस से रिफ्रैक्शन, और ये यहां पर ये मिल गई और यहां पर इन्होंने क्या बनाई, इमेज बनाई। इमेज कैसी बनी, ऐसी बनी। कैसी बनी, इस तरह। क्या नाम है इमेज का, देखिए नाम दे देते हैं, ए डैश और बी डैश। ये पॉइंट कौन सा होगा, इसका ऑब्जेक्टिव का फोकस पॉइंट। पैरेलल रेज आ रही है, कहां बनेंगी, देखो जब, एक चीज याद रखना, जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आती हैं तो फोकस पॉइंट से होकर जाती हैं, यानी कि इमेज कहां बनती है, फोकस पॉइंट पर। और जब केवल पैरेलल रेज हो, मतलब फोकल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना हो, क्या हो, केवल पैरेलल, यानी कि ऐसे आ रही हो, तो इमेज कहां बनाएंगी, फोकल प्लेन पर। ये क्या है, फोकल प्लेन, माने कि ये पॉइंट फोकस पॉइंट ही होगा लेकिन इस प्लेन पर बनेंगी। तो ये फोकल पॉइंट हो गया, इसका नाम हमने क्या दे दिया, एफ ओ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का फोकस है। अब याद करिए, इसकी इमेज, इसका ऑब्जेक्ट, तो ये क्या हो गया, यू ई। अगर आपसे पूछे लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या हो जाएगी, मॉड में एफ ओ प्लस मॉड में यू ई। होगा कि नहीं होगा, यस सर। ठीक है। अब आपको क्या, अब क्या बनानी है आपको, इमेज। तो लाइट रे फिर से देखिए, एक इसके भेजिए ऑप्टिकल सेंटर से, एक पैरेलल भेजकर कहां से भेजिए, फोकस से। जब फोकस से भेजेंगे तो ये दोनों कैसी हो जाएंगी, डाइवर्जिंग। तो इनको पीछे बढ़ाएंगे फिर से आप, यहाँ कहीं पर, यहाँ कहीं पर मिलेंगी, क्या बनाएंगी, फाइनल इमेज ए डैश बी डैश। ध्यान से देखिएगा, जो एंगल कौन फॉर्म करता है, ऑब्जेक्ट फॉर्म करती है, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, अल्फा। अच्छा इसका देखिए, एक चीज बताना भूल गया मैं आपको, मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप एम, ये भी होता है बीटा बाई अल्फा, लेकिन ये जो यहाँ पर बीटा है वो क्या है, बाई फाइनल इमेज। और अल्फा जो है, अब यहाँ पर डी का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये है बाई ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट के द्वारा बनाया गया एंगल, और ये क्या है, फाइनल इमेज के द्वारा बनाया गया एंगल। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं थी, तो ऑब्जेक्ट ने बनाया ये एंगल कितना, अल्फा। इमेज ने बनाया ये एंगल कितना, बीटा। ये एंगल कितना है, बीटा। क्लियर है। अब यहां से अगर यस मैं सर। आपसे कहूं tan अल्फा निकालिए, तो tan अल्फा इज इक्वल टू अल्फा। अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, देखिए ध्यान से, a डैश बी डैश डिवाइड बाई यू ई होगा। सॉरी सॉरी सॉरी, गड़बड़ हुई गई क्या कुछ, अल्फा की बात हो रही ना, अल्फा ये है, देखो इधर ध्यान से देखो, उल्टा हो गया थोड़ा सा। अल्फा देखो, ये अल्फा है तो ये एंगल कितना होगा, अल्फा। मैं बीटा को देख रहा था, अल्फा। इस वाले ट्रायंगल को देखो, इस वाले को, इस वाले को देखो, तो tan अल्फा क्या हो जाएगा, a डैश बी डैश, और इसका बेस ये है क्या, एफ ओ। होगा कि नहीं होगा। अब देखो tan बीटा को देख लो जरा, तो tan बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, बीटा। अब ये वाला हो जाएगा, यानी कि a डैश बी डैश डिवाइड बाई यू ई। अब मैग्निफिकेशन निकाल लीजिए, तो m बराबर क्या हो गया, बीटा की जगह क्या रखना है, a डैश बी डैश यू ई। अल्फा की जगह कहाँ गया अल्फा, a डैश बी डैश डिवाइड बाई एफ ओ। ए डैश से ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश कैंसिल, m बराबर आया एफ ओ बाई यू ई। ये क्या है, मैग्निफिकेशन ऑफ आपका रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। अब आप फिर से वही काम कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं और मिनिमम मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। देखिए मैग्निफिकेशन मैक्सिमम क्या होगा, मैग्निफिकेशन मैक्सिमम तभी आएगा जब इमेज कहाँ बने, डी पर बने, क्योंकि डी ही ऐसी डिस्टेंस है जहां पर आपको इमेज हमेशा कैसी दिखाई देती है, साफ। डी कौन सी डिस्टेंस है, आंख से 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से पास लाएंगे तो ये 2 हो जाएंगे, 25 सेंटीमीटर से पास लाएंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। बात आती है 25 सेंटीमीटर, में आपको पहले बता चुका हूं, जो आपकी सबसे अच्छी आंख है, मतलब पूरे विश्व की सबसे अच्छी आंख अगर आप देखें,
उसके लिए 25 सेंटीमीटर है। अब हो सकता है किसी के लिए 22 हो जाए, किसी के लिए 23 हो जाए, ये डिपेंड करेगा। तो अगर आपको मैक्सिमम मैग्निफिकेशन देखना हो तो कब होगा, जब फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, डी पर बनेगी। और मिनिमम मैग्निफिकेशन अगर आपको देखना है तो आप फिर वही काम है, कहाँ बने, इनफाइनाइट पर बने, मतलब आराम से देख सकें। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन की बुराई ये है कि मैग्निफिकेशन तो मैक्सिमम मिलेगा लेकिन आंखों पर दबाव बहुत ज्यादा आएगा। जब आप बिल्कुल पास की चीज को देखते हैं तो आंखों पर बहुत ज्यादा जोर पड़ता है, दूर की चीज देखते हैं तो आंखें आपकी कैसी रहती हैं, रिलैक्स रहती हैं। तो मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं क्या होगा मैक्सिमम और मिनिमम मैग्निफिकेशन का। तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन निकालने का तरीका वही है जो मैं आपको अभी बता चुका हूं, किसमें, माइक्रोस्कोप में। उसी तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे। तो एम मैक्सिमम जो आने वाला है वो फॉर्मूला आपका आएगा FO/FE ब्रैकेट में 1 प्लस FE/D। थोड़ा सा ध्यान देंगे, माइक्रोस्कोप में था D/F, माइक्रोस्कोप में याद करिए क्या था, D/F, यहाँ क्या है F/D। यही थोड़ा सा क्या है, अंतर है। मिनिमम मैग्निफिकेशन अगर आप देखेंगे तो मिनिमम मैग्निफिकेशन तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, FO/FE। एक चीज और याद रखेंगे आप हमेशा, क्वेश्चन में जो ज्यादातर बात करेगा आपसे वो इस केस की बात करेगा, मिनिमम मैग्निफिकेशन की, चाहे माइक्रोस्कोप के केस की बात हो चाहे टेलीस्कोप के केस की बात हो। क्योंकि मैग्निफिकेशन भले ही थोड़ा कम मिले लेकिन आंखें ना खराब हो जाएं, इसलिए कहते हैं ना कि मोबाइल आंखों के पास बहुत ज्यादा मत रखिए, दूर रखिए। यानी कि आप जितना ज्यादा चीजों को पास से देखेंगे आंखों पर उतना ज्यादा स्ट्रेन पड़ेगा और आंखें उतनी जल्दी क्या हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। इस केस को क्या बोलते हैं, मैक्सिमम वाले को स्ट्रेन्ड आई। स्ट्रेन्ड आई, स्ट्रेन का मतलब आंखों पर ज्यादा स्ट्रेन पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है, तनाव। इसको क्या बोलते हैं, मिनिमम को रिलैक्स्ड आई। यानी कि आंखें आपकी रिलैक्स है, भले यार थोड़ा कम दिख जाए, मतलब थोड़ा छोटा दिख जाए, लेकिन आंखें क्या रहे, सही रहे। बात समझ रहे हैं। यस सर। ये इसका डेरिवेशन अगर आपको करना हो तो जिस तरह माइक्रोस्कोप में अभी अभी मैंने किया था उसी तरह कर लीजिएगा। फाइनल इमेज को डी पर बनाइएगा, बाकी चीजें आपको मालूम ही है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f के फॉर्मूले में रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। सेकंड वाले में फाइनल इमेज इन्फिनिटी में बनाइएगा। करना क्या है, आपको इसकी वैल्यू है निकालनी है, बार बार ध्यान से देखिएगा, यूई की, ये जो यूवी है इसकी वैल्यू निकालेंगे। जब इसमें निकालेंगे पहले वाले केस में तो 1/UV की वैल्यू आएगी इस तरह से, 1/FE 1 प्लस FE/D, इसी तरह कुछ आएगा, यहाँ रख देंगे, आंसर आ जाएगा। इस वाले में 1/UV की वैल्यू आएगी 1/FE, तो यहाँ रखेंगे तो FO/FE आ जाएगा। एक चीज याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, मिनिमम मैग्निफिकेशन के केस में एक इंपॉर्टेंट चीज और है। मिनिमम मैग्निफिकेशन के केस में आपका जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा 1/UV इज इक्वल टू 1/FE, यानी कि UE बराबर FE। तभी आपने देखी यहाँ UE की जगह FE रख दिया है। ध्यान से देखिए, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप में UE की जगह क्या रखेंगे, FE, तो FO प्लस FE। ज्यादातर केस में लेंथ ऑफ टेलीस्कोप यही पता चलेगी आपको। जब जब रिलैक्स आई की बात करेगा तो लेंथ ऑफ क्या हो जाएगी, आई पीस, FO प्लस FE। क्लियर है बात।